हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। मैं डॉक्टर नेहा कैम रैंकर्स में आपका स्वागत करती हूँ। हम यूनिट 6 का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन किस टाइप की होगी ये डिपेंड करता है कि उनके बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ बॉन्ड्स आर अरेंज्ड एंड विच एटम्स और ग्रुप आर एडेड, रिमूव और रिप्लेस। मतलब किस टाइप से जो आपके बॉन्ड्स है वो अरेंज हो रहे हैं, आपका जो ग्रुप है वो ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा जो टाइप ऑफ रिएक्शंस है बहुत सारी कैटेगरी में बढ़ जाता है। बट मेनली हमारे सिलेबस में जो है हम उन्हें ही फोकस करने वाले हैं, और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मेनली हम उन्हें फोकस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस शब्द से ही आपको क्या समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट होना। सब्स्टिट्यूट होने का क्या मतलब है? किसी एक चीज को कोई दूसरा चीज सब्स्टिट्यूट कर दे, है ना। तो एक ग्रुप इन मॉलिक्यूल इज रिप्लेसमेंट बाय अनदर एटम और ग्रुप। मान लो यहाँ पे ये एग्जांपल हमने आपको दे दिया है। इसमें ये जो Cl है ये लिविंग ग्रुप है, और ये Cl सब्स्टिट्यूट हो गया किससे? OH से। तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। दूसरा है हमारा एडिशन रिएक्शंस। नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐड होना है। अब ऐड किस पे होगा? जिस पे अनसैचुरेशन होगा। मतलब मान लो कोई भी कार्बन कार्बन है और ऑलरेडी उसमें अगर 4 बॉन्ड हैं तो वो क्या है, अभी उसको कुछ भी ऐड करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सैचुरेटेड है, ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कहीं पे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे, मतलब अनसैचुरेशन अगर है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐड हो सकता है। जैसे कि कोई स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक HCl, लाइक HX, लाइक H2O, ये ऐड हो सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन मतलब टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। मान लो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और H2 इसमें क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो डबल बॉन्ड था तभी तो ना। डबल बॉन्ड है तो उसमें अनसैचुरेशन है, और अनसैचुरेशन के अलावा क्या है उसमें कि बॉन्ड जो H2 है उसका HH जो है वो कनेक्ट हो सकता है और सैचुरेटेड कंपाउंड बन सकता है। थर्ड टाइप है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, अब किसी चीज को एलिमिनेट होना है। एलिमिनेट मतलब बाहर निकलना है। बाहर कौन निकलेगा? कोई स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, HX, कुछ भी। ये एलिमिनेट होगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे दिखाना है। कोई भी चीज बाहर कब निकलेगा, एलिमिनेट कब होगा? जब ऑलरेडी वो सैचुरेटेड हो। और अगर कुछ भी एलिमिनेट हो जाए तो वहां पे अनसैचुरेशन डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ देखो ये बिल्कुल सैचुरेट है, और यहाँ पे क्या हुआ, अल्कोहलिक अल्कोहल ले लिया, इसने यहाँ पे HBr को निकाल के जो है अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड को जनरेट कर दिया। ओके। नाउ ना फोर्थ टाइप इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये हमारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, जो हमने आपको मेनली 4 यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन पे जाएंगे, इनके क्वेश्चंस देखेंगे, और इनकी जो भी मैकेनिज्म है वो सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, आपको कोई चीज सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अब इसमें 2 कैटेगरी आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो कोई भी ऐसा जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लविंग हो, मतलब ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लविंग है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आपके रिएक्टेंट पे, मान लो अगर आपके रिएक्टेंट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसमें प्रेजेंट लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो वो होंगे आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मेनली 3 कैटेगरी अराइज होती हैं। SN1, SN1 ये वन की वजह से इसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। SN2 टू की वजह से बोलते हैं इसे बाईमोलिकुलर। SNI इस आई की वजह से बोलते हैं इसे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
दूसरी कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लो कोई भी रिएक्टेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और वो क्या कर दे, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दे, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्योंकि ये कैसा था, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये हो गए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन अकाइलेशन। हाँ, तो इस टाइप की रिएक्शन हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। नाउ अब हमने यहाँ पे लेके आ गए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो दिस इज ए रिएक्शन इन विच ए न्यूक्लियोफाइल और दिस मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है रिप्लेसेस अनदर ग्रुप कॉल्ड लीविंग ग्रुप। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है वही बात यहाँ पे हो रही है। अब हम वन बाई वन इसकी मेनली दो कैटेगरी देखने वाले हैं, SN1 और SN2। ओके, तो एक बार इसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ चुका है, SN1 रिएक्शन पे वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले भी। मैंने पहले ही बताया था इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप प्रीवियस ये क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं। नाउ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें मैंने बताया आपको SN1 SN2 और SNI। SN1 को अगर हम देखें तो पहले तो इसका फुल फॉर्म ही देख लो, SN1, वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। यूनि माने होता है वन, मोलिकुलर माने वन मॉलिक्यूल। मतलब जो ये जो आपका स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, और वो मॉलिक्यूल कौन होगा, वो होगा आपका रिएक्टेंट, जिससे आपका क्या कन्वर्ट होगा, कार्बोकैटाइन। क्या कन्वर्ट होगा, कार्बोकैटाइन। तो ये जो SN1 है, इसमें जो मैकेनिज्म डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन जिससे बन रहा है बस वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बाकी जो दूसरा वाला आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं उससे इसमें कोई मतलब नहीं है। ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच rate determining step involve only one reacting species. This is a first order kinetics, केवल एक ही इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, मान लीजिए RX है और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने वाला है। पोलर सॉल्वेंट क्यों लिखा है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट इसको सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट है कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन होता है चार्ज, दिस इज कार्बोकैटाइन, ये है चार्ज। तो चार्ज है तो अगर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होगा तो उससे क्या होगा, जैसे कि मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको इंटरेक्ट करेंगे, मतलब इसको स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करेंगे, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को इनहांस करेंगे, तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इसको और ज्यादा अच्छा प्रोसीड करवाता है। ठीक है, नाउ अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, प्रॉपर मैकेनिज्म की, तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, दो स्टेप। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होगा एक रिएक्टेंट का, मतलब जो आपका मेन रिएक्टेंट है, और ये जो स्टेप है वो स्लो होता है, और स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इस स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ ए स्टेबल कार्बोकैटाइन। सो रेट बराबर के RX, मतलब केवल एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है, और ये क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोकैटाइन का जनरेशन हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, अब दूसरा स्टेप बहुत फास्ट स्टेप है, क्योंकि दूसरा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग तो है नहीं, तो ये फास्ट है। जैसे कार्बोकैटाइन बना, वो स्टेबल अगर बना, तो उसके बाद क्या होगा, उस कार्बोकैटाइन पे अटैक कर देगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और इस टाइप से आपका नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब जो कार्बोकैटाइन है वो तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो प्लेनर है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, दोनों में से किसी से भी किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा फैक्टर है, SN1 को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो देखो, मेन फोकस है हमारा किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पे। हमारा मेन फोकस है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन पे। तो अगर हमारा सबस्ट्रेट 3 डिग्री है, वेरी गुड, 3 डिग्री सबस्ट्रेट होने का मतलब है, मान लो ये है हमारा रिएक्टेंट। तो अगर ये हमारा रिएक्टेंट है, तो इसके निकलने के बाद जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो ये बनेगा 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा। तो रिएक्शन फास्ट होगी, मतलब 100% आपका SN1 हो जाएगा इस केस में।
अगर एसएन अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में फिर दिक्कत आती है। वो एसएन 1 भी हो सकता है, एसएन 2 भी हो सकता है, और कंडीशन देखनी पड़ेगी। और अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो स्टेबल होता ही नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाता है फिर? इस केस में आपका वो एसएन 2 देता है, ना कि एसएन 1। तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का सबस्ट्रेट है आपका। ठीक है। दूसरा क्या है पॉइंट? दूसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका कार्बोकैटायन मान लो 2 डिग्री बना है, और उसमें अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हाइड्राइड शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट के थ्रू अगर आप उसे 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में अगर वो कन्वर्ट हो सकता है वाया रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन, तो वो पॉसिबिलिटी इसमें होगी। और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो नया स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, उसमें फॉलो होगा स्टेप 2, मतलब फास्ट स्टेप, मतलब अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल उस नए बने हुए कार्बोकैटायन पे होगा। ठीक है ना। थर्ड इज सॉल्वेंट। हमने अभी आपको बताया सॉल्वेंट कैसा प्रेफर करेंगे, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, क्योंकि वो क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को इंटरेक्शन के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमारा कोई भी ऐसा चलेगा जो वीक या न्यूट्रल हो, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक ना हो, वरना फिर वो एलिमिनेशन करने लगेगा। कोई भी रिएक्शन हमारे हाथ में नहीं होती है, वो हम जो कंडीशन दे रहे होते हैं, या जो रिएक्टेंट होता है, या जो उसको इन्वायरमेंट मिला होता है, उसके बेसिस पे वो खुद डिसाइड करता है कि उसको सब्स्टिट्यूशन देना है, एलिमिनेशन देना है, एसएन 1 देना है, एसएन 2 देना है। हम केवल थ्योरी के थ्रू द्वारा ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा होगा, क्योंकि अगर ये रिएक्टेंट है, ये कंडीशन है, हाँ तो ये फॉलो कर रहा होगा। ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है। ओके। हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे अप्लाई होगा। ये आपका मैंने एक मिनट, ये मैंने लिया है आपका एक रिएक्टेंट। ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। हम प्रोसीड करवाते हैं। सबसे पहले स्टेप पे मैंने आपको बताया जनरेट होगा कार्बोकैटायन। तो ये क्या है, सिंस दिस इज 3 डिग्री रिएक्टेंट, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें क्या होगा आपका, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। नाउ सेकंड स्टेप में मैंने बताया, सेकंड स्टेप फास्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो वाटर इसमें अटैक कर देगा, और ये देखिए इस टाइप से वाटर अटैक करके आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है। तो SN1 का ये एग्जाम्पल है। अगर SN1 आ जाता है तो आपको देखो एग्जाम्पल भी दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे आसान एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आपको केवल 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेना है, और न्यूक्लियोफाइल चाहे OH- हो या फिर H2O हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पर करा देना है। नेक्स्ट है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, मतलब ये जो रिएक्टेंट और जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, इसकी एनर्जी किस टाइप से वैरी करती है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखें, तो ये आपका रिएक्टेंट है मान लीजिए। ठीक है। और ये रिएक्टेंट में ये आपके दोनों रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, तो रिएक्शन स्टार्ट हुई और ये यहाँ पीक पे पहुंची। पीक पे क्या हुआ? पीक पीक पे आपका जो ये बॉन्ड है कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में, ये पार्शियली ब्रेक होना शुरू हो गया। अब आपका जो Br है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सॉरी Br है वो लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप को जब निकलना है, तो वो पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हुआ, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होने लग गया। तो यहाँ पे स्लोली स्लोली बॉन्ड का क्लीवेज चालू हुआ, और जैसे ही उसको ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी दिखी, वो क्या हुआ, ये इसको फॉर्म कर दिया, और ये स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कैसी हो गई, नीचे आ गई। फिर क्या हुआ, अब अटैक कर दिया हमारे न्यूक्लियोफाइल ने, मतलब फिर से एनर्जी ऊपर गई, और न्यूक्लियोफाइल इससे इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। न्यूक्लियोफाइल ने जब इससे इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन के बाद जो हमारा बना वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, मतलब एनर्जी और भी कम आ गई, इतनी कम आ गई कि वो रिएक्टेंट से भी नीचे आ गई। प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से भी कम होगी, मतलब प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तभी तो वो बनेगा। तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो SN1 हमने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेना, न्यूक्लियोफाइल ले लेना H2O, और आप सिंपल बना देंगे अपना क्या, ये प्रोडक्ट। ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर दिमाग में रह जाए तो पक्का दिखाइएगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा है SN2, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूल से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें अब दो चीजें इन्वॉल्व हैं।
तो दो चीजें कौन कौन सी हैं? आपके दोनों ही रिएक्टेंट, मतलब आपका जो भी रिएक्टेंट है और आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। सो दिस इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में हो जानी है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा इसमें, और जो रेट डिपेंड करेगी वो रिएक्टेंट और बेस दोनों पे डिपेंड करेगी, इसीलिए इसे बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए पहले मैंने 3 डिग्री लिया था एक्शन बनाने बताने के लिए, अब हम 1 डिग्री लेंगे। मैं जस्ट अभी बता के आई हूँ 1 डिग्री में स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो उसमें एसएन बन नहीं होगा। तो 1 डिग्री के लिए क्या है, वैसा ही 1 डिग्री ले लो। CH3 भी यार 1 डिग्री हो गया। तो आपने न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH माइनस, और इसने क्या किया, इस Cl को क्या कर दिया, सब्सिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये होता कैसे है, मैंने आपको बताया सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये आपका एल्काइल हैलाइड, इस न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करना शुरू किया और लीविंग ग्रुप को कर दिया बाहर। ये जो हो रहा है, इसके बनने के टाइम पे बीच में एक स्टेट आती है जिसे आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये देखिए, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना शुरू हुआ और लिविंग ग्रुप निकलना शुरू हुआ। तो ये जो स्टेट है इसे आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और लिविंग ग्रुप हो गया बाहर। दिस इज ए प्रोडक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक किया है। कैसा? बैक साइड, पीछे से, जिधर से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है उधर से अटैक नहीं किया, बल्कि उसके पीछे से अटैक किया। तो इस केस में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। मतलब मान लो अगर आपका जो रिएक्टेंट है अगर वो कायरल है और अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन आर है तो एस बनेगा, अगर एस है तो आर बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन मैं आपको केवल एक आइडिया दे देती हूँ। मैंने तो नॉर्मली लिया है, ऐसा कायरल नहीं लिया है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसकी बहुत सिंपल है। ये है आपका क्या, रिएक्टेंट, जैसे ही अप्रोच शुरू हुआ, इंटरेक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट टाइप बना, पर वो इंटरमीडिएट नहीं है, बहुत हाई एनर्जी है। और हाई एनर्जी इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब वो इंटरेक्शन, इसमें भी देखो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, लेकिन इसमें ये इंटरमीडिएट बना था जो बहुत उन ट्रांजिशन स्टेट से लो एनर्जी में था। पर इस केस में क्या है, केवल ट्रांजिशन स्टेट है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें होता है। तो SN1 SN2 मैंने आपको करा दिया। SNI अगर जरूरत हो तो आप देखना, बाकी छोड़ देना, क्योंकि पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि केवल बहुत कम लेक्चर इस यूनिट को असाइन है और बहुत ज्यादा सिलेबस है। अगर देखा जाए ऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्योंकि इंटायर ऑर्गेनिक इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, नथिंग कैन बी स्टडीड इंडिविजुअली, राइट। तो इस वजह से क्या है कि क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, तो जो भी प्रीवियस ईयर में आया है वो सब मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गई है। नाउ वी आर ऑन, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक खत्म हो गई है। नाउ वी आर ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अब हमारा जो रिएक्टेंट है वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। ओके, इस टाइप का जो रिएक्शन है वो मेनली आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें पहले तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है, लेकिन बाद में वो रिगेन भी हो सकती है। ठीक है, तो जो बेंजीन कंपाउंड्स हैं उनकी एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाती है। तो इस वजह से इसमें क्या है कि बहुत अच्छा पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूशन भी होगी और एरोमेटिसिटी भी लूज नहीं हुई। ठीक है, मैकेनिक्स कैसे होगी, मान लो ये बेंजीन है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल में। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसपे प्लस चार्ज हो, ऐसा कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसपे प्लस चार्ज हो, या वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो। ठीक है, पहला स्टेप है आपका स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में क्या हुआ कि आपका बेंजीन रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसने अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल पे। अब अटैक किया, मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन ने अटैक किया। ठीक है, तो इस कार्बन से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा। अब यहाँ पर जो बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो यहाँ पे बॉन्ड गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे निगेटिव आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, तभी तो इस निगेटिव ने अटैक किया इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया। अब यहाँ क्या है यार, यहाँ आपका देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन जनरेट हो रहा है, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं
यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया कंजुगेशन में, फिर से ये कंजुगेट हो गया, फिर से प्लस चार्ज हो गया। मतलब ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने लग गए। और ये क्या है आपका, ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है, तो इसे कहते हैं आप अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। बट इस केस में आप देखो एरोमेटिसिटी लूज हो गई। एरोमेटिसिटी जो हकल रूल होता है 4n+2, वो अब इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। बट सेकेंड स्टेप में ये जो H है ये रिमूव होके यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड जनरेट कर देता है, मतलब एरोमेटिसिटी को फिर से वो वापस से पा लेता है। तो ये आप देख सकते हो किस टाइप से इसमें होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल देखें तो बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। नाइट्रेशन ऑन द बेंजीन क्या है कि अगर आप बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो उस केस में नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। मतलब अभी जो इलेक्ट्रोफाइल था ना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में NO2 कनेक्ट हो जाएगा, मतलब NO2 प्लस हमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो HNO3 हमें मिला है और कैटलिस्ट है हमारे पास H2SO4। तो HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो ये जो OH है ये बैड लिविंग ग्रुप है, अगर एसिड इसे प्रोटोनोट करके H2O में कन्वर्ट करके गुड लिविंग ग्रुप बना दे तो हमारे पास आसानी से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जनरेट हो गया। और अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हमारी बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगी और सेम जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड होगा और दूसरे स्टेप में एरोमेटिसिटी वापस मिल जाएगी। मैं स्टेप को रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैंने जनरल जो स्टेप है वो बता दिया है। ये इंडिविजुअल स्टेप है, जनरल मैंने बता दिया है, आपको उसी तरीके से फॉलो करके लिखना है। केवल ऐसे शॉर्ट में लिख के नहीं आ जाना है आपको। पिछला वाला जो मैंने बनाए हैं इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, बस मैंने यहाँ पे ई लगाया है, यहाँ पे ई का चेंज वो ई बदलता रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता रहेगा, बस इतना सा अंतर है। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फोनेशन ऑन द बेंजीन। सल्फोनेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, जब टू मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 जब एक साथ आएंगे कंबाइन होंगे तो बन जाएगा SO3। दिस इज SO3, दिस इज SO3। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो आसानी से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये कार्बन इस पे अटैक करेगा एरोमेटिसिटी लूज होगी, सेम आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा और उस टाइप से स्ट्रक्चर बनेंगे सारे। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, वापस से एरोमेटिसिटी वो वापस पालेगा। नेक्स्ट है हमारा फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेगा, कुछ भी अलग नहीं है। तो पहला हम देखेंगे फिडल क्राफ्ट एल्काइनेशन। एल्काइनेशन मतलब एल्काइल, मतलब आर ग्रुप जुड़ने वाला है। तो आर ग्रुप जुड़ने के लिए इसमें जो रिएक्टेंट आपको, जो कंडीशन आपको दी जाती है फिडल क्राफ्ट में, वो होता है RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, ठीक है। लुइस एसिड AlCl3 इसमें कैटलिस्ट की तरह काम करता है और बेंजीन रिएक्ट करता है आपका किससे, RX से, ठीक। कैसे काम होगा, सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। तो इस केस में ये जो आपको दी है कंडीशन, इससे होगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। कैसे, ये लुइस एसिड है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये क्या करेगा, इस Cl के साथ इंटरेक्ट करने लगेगा और यहाँ क्या होगा कि इस बॉन्ड को कमजोर करने लगेगा और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, AlCl4- बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया। दूसरे स्टेप में अब क्या होगा, हमारी जो एरोमेटिक रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगी। सेम 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 बिल्कुल पहले जैसा ही, कुछ भी अलग नहीं है, प्रोडक्ट बन गया। फिडल क्राफ्ट अकाइनेशन, अब अकाइनेशन होना है, मतलब अब जुड़ना है इसको, अब जुड़ना है इसको, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ जनरेट करना पड़ेगा तभी ये जुड़ पाएगा। तो इसको जनरेट करने के लिए सिंपल क्या है, हमने अकाइल हैलाइड ले लिया है और हमारा लुइस एसिड है, वो फिर से इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इसको जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल फिर से बन गया हमारा। अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेंजीन रिंग क्या करेगी, उस पर अटैक कर देगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट के दोनों रिएक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं है भाई उसमें। एक में RX या फिर RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एक में RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आपको पता होना चाहिए, एल्काइलेशन है तो केवल RCl ले लो, अकाइलेशन है तो RCOCl ले लो, अकाइल ग्रुप लगाना है ना आपको।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है कि इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका अब क्या होना है, आपको फॉर्माइलेशन होना है। मतलब अब इसमें कनेक्ट हो जाना है उसमें CHO। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट लिया जाता है वो हमें दिया जाता है CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्लस CuCl। ठीक है। तो ये जो है आपका CO प्लस HCl AlCl3 की प्रेजेंस में ये कैसे काम करता है, देखिए। सबसे पहले ये जो CO है ये क्या है, प्रोटोनेट हो गया। जैसे ये CO प्रोटोनेट हुआ इसने ये बना लिया और इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये है। ठीक है। तो इसमें हुआ कैसे प्रोटोनेट, सिंपल है। ये जो है Cl इसने इसके साथ इंटरेक्ट कर लिया होगा और इसको H प्लस को जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया होगा और CO ने इस पे अटैक कर दिया है, इस टाइप से ये कनेक्ट हो गया। तो अभी आप देख सकते हो क्लियरली ये आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे जनरेट हो गया है और अब हमारा बेंजीन रिंग इस पे जब अटैक कर देगा तो ये जुड़ जाएगा हमारे बेंजीन रिंग से, इस टाइप से। तो बेंजीन रिंग से क्या जुड़ गया, CHO जुड़ गया। ठीक है। तो ये आपका क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। आप चाहो तो इसे रेडी कर लो, वैसे प्रोबेबिलिटी कम है इसको पूछा जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरी तरफ से खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया कि जब कोई भी चीज एलिमिनेट हो, कोई भी स्मॉल ग्रुप एलिमिनेट हो और एलिमिनेट होने के बाद उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाए, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड कोई स्मॉल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, तो उन रिएक्शंस को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। removal of two atoms or group from a molecule to generate a multiple bond। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए आप, ये मैंने लिया है बिल्कुल सैचुरेट था। ठीक है, ये था ये। ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, H बाई निकल गया, H बाई बाई कोई लिविंग ग्रुप है और उसके साथ दूसरे कार्बन से H निकल गया, तो यहाँ पे जनरेट हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है। तो ये क्या है, एलिमिनेशन हो गया, किसका, कौन एलिमिनेट हुआ, H बाई। ठीक। इसमें भी दो मैकेनिज्म फॉलो की जाती है, पहली है आपकी E2, दूसरी है आपकी E1। तो सेम है वही, अगर टू शब्द है तो ये बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, वन है तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब बाई मोलिकुलर में क्या बताया था मैंने, उस केस में भी बताया था SN2 में कि एक ही स्टेप होगा, एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा होगा, कोई दूसरा स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और एक ही स्टेप में दोनों की दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे। मतलब आपका जो रिएक्टेंट है और आपका जो बेस या न्यूक्लियोफाइल जो भी था वो है। ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल। हमने लिया है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और इसके साथ ले लिया है हमने अब बेस। ठीक है। तो बेस लिया तो क्या हुआ, ये जो लिविंग ग्रुप है और इसका जो एक H है, ये HBr निकल गया, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पे जनरेट हो गया डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। तो इसमें रेट किस किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पे। ठीक है, इसलिए बाई मॉलिकुलर है। मैकेनिज्म किस टाइप से होगी, सबसे पहले आपका बेस क्या करेगा, ऐसा हाइड्रोजन जो वो निकाल सकता है और मोर स्टेबल एल्कीन बना सकता है, उस हाइड्रोजन को वो बेस लेना स्टार्ट करेगा। तो जब वो हाइड्रोजन को लेगा तो H अपना क्या है, H प्लस के रूप में उसके पास जा रहा है, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ छोड़ के जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के जो पास वाला लिविंग ग्रुप है उसको निकाल देगा, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड तो चार ही रहने हैं ना, पांच थोड़ी बन जाएंगे। तो चार ही रहने हैं, तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आके नया बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिविंग ग्रुप को निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये है ट्रांजिशन स्टेट, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जैसे SN2 में बनी थी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, बेस ने इंटरेक्शन शुरू किया इस हाइड्रोजन से, इसने टूटना शुरू किया, मतलब यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग शुरू हो गया। ठीक है। यहाँ पे नया बॉन्ड बनना शुरू हुआ और यह लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ और आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। नाउ द अदर थिंग, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा इसमें भी, लाइक SN1 की तरह इसमें भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। बस इसमें क्या चेंज होगा, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करके एलिमिनेशन हो जाएगा। देख लेते हैं, ये है आपका मान लो कोई रिएक्टेंट
और स्लो स्टेप होते होते इसमें बन गया आपका कार्बोकैटायन। ये इतने तक तो बिल्कुल SN1 जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। बट सेकेंड स्टेप इसका अलग है, वो है फास्ट रिएक्शन। अब किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया, किसी भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया, बल्कि पहले केस में जो लिविंग ग्रुप निकला और कार्बोकैटायन बना, दूसरे स्टेप में आपका H निकलेगा। H निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के जाएगा और प्लस चार्ज के साथ मिलके वहां पे डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ये H कहाँ से निकलेगा, देखिए ये समझते हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ से निकल जाए H, और दूसरी है यहाँ से, क्योंकि हमें तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें तो एक मिनट, हाँ जी सॉरी एक कॉल आ गया था। ओके, तो मैं कहाँ पे थी, मैं आपको बता रही थी एलिमिनेशन की, जो H कहाँ से निकलेगा। ओके, तो एक मिनट, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। हाँ देखो, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक ये है एक ये है। तो अगर हम देखें हमारा लिविंग ग्रुप इस वाले कार्बन से निकला है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन। ओके, तो ये हमारा बीटा कार्बन और ये भी है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के जो एडजेसेंट में कार्बन होगा बीटा कार्बन होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बीटा कार्बन से H प्लस निकलेगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा बीटा कार्बन निकलने के बाद हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे रहा है। तो पहले हमने किससे निकाला है, पहले हमने इस वाले से निकाला है। तो यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो एक CH3 मतलब दिस इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अगर हम हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी देखें तो तीन छः। ओके, और यहाँ पे आएगा ये C, एक यहाँ H, ये CH3 मतलब 9। ओके, दूसरा वाला केस क्या है, अगर आप इधर साइड वाले से निकाल रहे हो, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, तो केवल ये तीन ही है, तीन है। तो दिस इज लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो हमें तो मोर सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, तो दिस इज द प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, मैं क्लीन कर देती हूँ। ये आपका प्रोडक्ट है, वेट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला, लेस सब्स्टिट्यूटेड मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो पहली बात तो अगर आप लॉजिक से समझो तो लॉजिक क्लियर है। ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मतलब ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मतलब बहुत ज्यादा स्टेप। ठीक है, तो हम पहले ही आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी बता चुके हैं, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधा रूल समझो। ये रूल एग्जाम में भी आ चुके हैं, पूछा जा चुका है, सेट जेप रूल आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सेट जेप रूल क्या है। तो जब भी आपका सेकेंड स्टेप फॉलो हो रहा होता है एलिमिनेशन में, फर्स्ट स्टेप कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोकैटायन बनना था कार्बोकैटायन बन गया, लेकिन सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है, और तब डाउट आता है आपके दिमाग में कि कार्बोकैटायन बनने के बाद जितने भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनमें से कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिससे हमें स्टेबल एल्कीन मिले, हमें मेजर प्रोडक्ट मिले। तो वो मेजर प्रोडक्ट जो है, वो हमारा डिपेंड करता है कि वो किस रूल को फॉलो कर रहा है, सेटजेफ को या फिर हॉफमैन को। अभी हॉफमैन को साइड में रखते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल ये कहता है, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है ड्यू टू मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा। सही भी कह रहा है, अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा ही तो बनेगा ना, कुछ गलत नहीं कह रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहले स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, आपका कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, मैंने डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट बनाए हैं, मैंने मैकेनिज्म लिखी है क्या, नहीं, कोई बात नहीं। देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे मैं कलर बदल लेती हूँ, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब देखो ये एक है बीटा कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। एक ये है बीटा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। अब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं H प्लस, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तो देखो पहले वाले केस में डबल बॉन्ड कौन सा बना, ये, ठीक, जो मैंने ये इधर से
निकाला तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। देखो मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है? सब्स्टिट्यूटेड देखो कितना है, एक, एक, दो, मतलब यहाँ पे क्या है, ये बाई सब्स्टिट्यूटेड है, मोर स्टेबल है। दूसरा वाला केस क्या है, यहाँ से निकालोगे तो ये केवल टर्मिनल एल्कीन मिल रही है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, माइनर प्रोडक्ट है। मतलब ये सेडजेफ रूल को फॉलो कर रहा है और सेडजेफ के अकॉर्डिंग हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ जो अ, हम लोगों को अपने टाइम पे दिमाग में रहता था। वो ट्रिक ये है कि मैं, मेरे दिमाग में हमेशा रहता था पुअर बिकम्स पुअर। अगर कुछ दिमाग में ना रह जाए तो पुअर बिकम्स पुअर, मतलब जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो जाता है। अब गरीब कौन है? गरीब हाइड्रोजन में, मतलब जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन होंगे उसी से हाइड्रोजन ले लो। तो इन दोनों केस में इसके पास दो है और इसके पास तीन है, तो जिसके पास दो है उससे एक हाइड्रोजन और ले लो। तो यहाँ इससे क्या बन गया, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट जिसे हम कहेंगे सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर सेडजेफ रूल। ठीक है, और इसके पास तीन थे, ज्यादा थे, तो ये एजेट है, इससे अगर ले लोगे तो माइनर बनेगा। ठीक है, पुअर बिकम्स पुअर सेडजेफ रूल के लिए सबसे बेस्ट है पुअर बिकम्स पुअर। जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है उसी से ले लो, क्योंकि जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे वो अंदर साइड होगा, तो अंदर साइड होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वो आपको देगा। अगर आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट है तो सीधी सीधी बात समझो, मोर सब्स्टिट्यूटेड देख लो, डबल बॉन्ड जो लगाए सी डबल बॉन्ड सी, उससे जो कनेक्ट हो रखे हैं ग्रुप, उनमें सी एच थ्री या आर ग्रुप, नॉट ओनली सी एच थ्री, आर ग्रुप कितने हैं, आर ग्रुप कितने हैं, ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए हैं मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड है, कम आर ग्रुप लगे हुए हैं मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड है। आर ग्रुप से मेरा मतलब है हाइड्रोजन नहीं हो, बाकी सी एच थ्री हो, सी टू एच फाइव हो, कुछ भी हो, बस हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, ओके, ये हो गया सेडजेफ रूल। अब भाई हॉफमैन रूल क्या है? हॉफमैन रूल ये कहता है कि कभी कभी जरूरी नहीं है हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बने। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जो लेस स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी मेजर बन जाती है। वो परिस्थितियां कौन है? वो परिस्थिति हमें बताएंगे हॉफमैन रूल। तो हॉफमैन रूल ये कहता है, इन सम एलिमिनेशन रिएक्शन द लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए माइनर मेजर प्रोडक्ट, एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब वो परिस्थिति कौन कौन सी है, एक बार आते हैं परिस्थिति पे। देखिए, ये वो कंडीशन है जिनमें हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा और सेडजेफ जो है वो माइनर बनेगा। मैक्सिमम केसेस में सेडजेफ ही मेजर बनेगा। ठीक है, नाउ परिस्थिति मान लो अगर आपको ऐसा बेस दे दिया है जो बल्कि है, एग्जाम्पल के तौर पे ये रिएक्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा ये जो रिएक्टेंट लिया था, बट अब बेस बदल गया। तब बेस जो था वो सिंपल C2H5O माइनस था। अब देखो कितना सब्स्टिट्यूटेड, कितना बल्कि बेस है। अगर बेस बल्कि है तो वो अंदर वाले अल्फा बीटा हाइड्रोजन पे अप्रोच नहीं कर पाएगा, और अप्रोच नहीं कर पाएगा तो उससे प्रोटॉन लेगा कैसे? तो वो क्या करेगा, बाहर टर्मिनल वाले से ही अप्रोच करके ले लेगा, और उस हिसाब से जो है ज्यादा लेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में ये देखो, एक ही CH3 है यहाँ पे डबल बॉन्ड में, यहाँ तो दोनों H लगे हैं, और यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये मेजर है, बल्कि ये मेजर होना चाहिए क्योंकि ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। डाई सब्स्टिट्यूटेड मेजर बन गया है, क्यों? क्योंकि बेस बल्कि था। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर लीविंग ग्रुप हमारा क्या है, अगर फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है तो उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने लगता है। उस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन ऐसी आती है कि आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तीसरा, स्टेरिक हिंड्रेंस एट बीटा कार्बन। इस केस को देखो, इसमें अंदर वाला ले ले, मतलब जो पुअर है ऑलरेडी वो ले ले बेस, कोई दिक्कत नहीं है, बेस तो हल्का है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले हाइड्रोजन जब वो लेने जाएगा, इसके जो ये कार्बन है इस पे इतना ज्यादा हिंड्रेंस है, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि बेस को दिक्कत होने वाली है। बेस भले ज्यादा बल्कि नहीं है, लेकिन जहाँ पे अटैक करने वाला है वहां पे बहुत ज्यादा बल्कीनेस है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें जो मेजर है वो हॉफमैन ही मिलेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन देख ली हमने, E1 भी देख लिया हमने, E2 भी देख लिया। E1 देख लिया ना हमने, हाँ अभी E1 ही पढ़ रहे थे, कार्बोकेन इंटरमीडिएट बना। ओके, नाउ इसका जो तीसरा कैटेगरी है E1CV, वो भी मैंने डाला है, केवल एक एग्जांपल आपको दिया है
कि अगर समहाउ पूछ ले तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना रहें। E1CV क्या है? नाम से बस थोड़ा सा अंतर है। E1 तो आपको पता है, यूनिमोलिकुलर सब एलिमिनेशन रिएक्शन। CV यहाँ पे है कंजुगेट बेस। CV का मतलब है कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कंजुगेट बेस क्या होता है? मैंने कंजुगेट बेस टर्म यूज किया है। हमने आपको एसिड में बताया था H प्लस निकल जाता है तो जो एनाइन बनता है उसे कंजुगेट बेस कहते हैं। तो जो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बो एनाइन बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बनेगा। और ये भी दो स्टेप प्रोसेस है। इसमें पहला स्टेप फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है और रिवर्सिबल होता है। और दूसरा स्टेप होता है स्लो, जो है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। हमने ये एग्जांपल आपको दिया, अब आप बताओ इसमें क्या होने वाला है। इसमें ये बेस जो है इसने अटैक किया, यहाँ पे ओ और होगा, इसने अटैक किया और इस वाले प्रोटॉन को ले लिया सबसे पहले। ये है फास्ट। इस वाले प्रोटॉन को लिया, देखो इस वाले प्रोटॉन को लिया और यहाँ पे जनरेट कर दिया एनाइन। ये एनाइन इसलिए बना क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल एनाइन ड्यू टू मेजिमेरिक इफेक्ट। ये एनाइन बन गया और ये एनाइन बनने के बाद इसने क्या किया, यहाँ से लीविंग ग्रुप को निकाल दिया, जो स्लो स्टेप था और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस केस में जो अटैक है वो वन स्टेप नहीं होता है, टू स्टेप होता है। और पहला स्टेप में कार्बोएनाइन फॉर्मेशन होता है जो फास्ट होता है और रिवर्सिबल होता है। और दूसरे स्टेप में हमारा क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकल के डबल बॉन्ड का जनरेशन करता है, जो स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हुआ। अब हम अपने नए टाइप ऑफ रिएक्शन पे अप्रोच कर रहे हैं, वो है हमारे एडिशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन जो है वो जस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन के उल्टे हैं। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए अब आपको क्या करना है, इसमें भी जो तरीके आ जाते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू एल्कीन। ठीक है, तो देखेंगे इंटरमीडिएट इसमें बनता है आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और इसमें दो रूल काम करते हैं। पहले रूल को आप बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन। दूसरे को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, ओके। इसमें भी आपको सेम इसमें भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, पुअर बिकम्स पुअर की। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन पार्ट दैट इज ऑलरेडी इन कार्बन रेंज। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसमें तो आपको ऐड करना है ना, तो ऐड करने में क्वेश्चन आता है कि अब एच किस पे दें। तो जिस कार्बन के पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको ही दे दो। मतलब जो पुअर है वो फिर से पुअर ही रह जाएगा। इसमें भी पुअर बिकम्स पुअर का कंसेप्ट हो जाता है। और इसमें इसका जस्ट अपोजिट आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। एक बार एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ही ये क्लियर होगा आपको अच्छे से। ठीक है, ओके। तो ये एक एग्जांपल है, आपको एक एल्कीन मैंने दी है और इस पे ऐड कर रहे हैं आप HBr। ठीक है, HBr ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका HBr है वो ब्रेक डाउन हुआ है H प्लस और Br माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, आपका H प्लस है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एल्कीन, जिससे जनरेट होगा हमारा क्या, कार्बोकैटाइन। ओके, दिस इज योर एल्कीन। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल तो है, E प्लस तो है, अब कौन से कार्बन पे ऐड करें। तो डबल बॉन्ड के पास में दो कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अब कौन से कार्बन पे ऐड करें, पुअर बिकम्स पुअर, जो करीब है वो गरीब ही रह जाएगा। तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसको छोड़ दो। इसके पास दो है, इसी को दे दो। तो इसको जब तुम दे दोगे, इसको H दे दोगे तो इधर हो जाएगा CH3। और इस पे क्या जनरेट हो गया, प्लस चार्ज, क्योंकि इसको आपने कुछ दिया नहीं और डबल बॉन्ड टूटा। तो डबल बॉन्ड ऐसे ही तो टूटा होगा, तभी तो इस पे H प्लस आया। तो ये हो गया आपका कार्बोकैटाइन। तो दिस कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। मतलब जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, तो उस केस में मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बन रहा होगा। और लास्ट में क्या है, आपका जो Br माइनस या जो भी काउंटर एनाइन है उसको उस कार्बोकैटाइन पर लगा दो, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। वही दूसरी साइड अगर आप दूसरा कार्बोकैटाइन बनाते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री बनता, लेस स्टेबल है, तो ये माइनर बनेगा।
अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो हम आपसे ये कह दें कि हम आपको एक कंडीशन देते हैं कि आपकी रिएक्शन में पर ऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर आपकी रिएक्शन में AiBn प्रेजेंट है, मतलब आपकी रिएक्शन में हमने कुछ ऐसा दे दिया जो आपके आर एक्स जो आपके एच एक्स को ब्रेक डाउन कर दे और फ्री रेडिकल जनरेट कर दे। तो उस केस में क्या होगा, अब प्रोडक्ट बदल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब अब पुअर बिकम्स रिच, पुअर बिकम्स पुअर नहीं रह जाएगा बल्कि पुअर रिच हो जाएगा। मतलब H प्लस उसके पे जाएगा जिसपे कम H है। ठीक। नाउ वापस आते हैं। मान लिए हम रेडिकल जनरेटर के रूप में, इनिशिएटर के रूप में परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, ये रेडिकल बना। ये क्या करेगा, सबसे पहले HBr को तोड़ेगा। तोड़ेगा तो तोड़े के क्या करेगा, RH बन के Br रेडिकल को छोड़ दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले जुड़ने वाली चीज Br रेडिकल है। देखिए इस प्रीवियस वाले केस में, इस नॉर्मल वाले केस में जो सबसे पहले कनेक्ट हो रहा था वो कनेक्ट हो रहा था H प्लस, जो कनेक्ट हो रहा था H प्लस। बट इसमें अगर फ्री रेडिकल के प्रोसेस के थ्रू जा रही है, कोई भी फ्री रेडिकल जनरेटर है उसमें, तो अब आपका जनरेट हो गया है Br रेडिकल। तो फर्स्ट Br रेडिकल कनेक्ट होगा। तो जब Br रेडिकल कनेक्ट होगा तो हमारा अगला टारगेट रह जाएगा कि जो बने वो फ्री रेडिकल मोर स्टेबल बने। तो Br रेडिकल अब इन दोनों सिचुएशन मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों पे रेडिकल रख दिए हैं उनके वापस। तो इसमें दोनों रेडिकल पे हम Br रेडिकल कहाँ जोड़ें कि मोर स्टेबल रेडिकल बने। ऑब्वियस है इस पे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेबल हो गया और बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमारा H रेडिकल आके जुड़ गया। तो देखो दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। देखो कैसे एंटी मार्कोनिकॉफ है, पुअर बिकम्स रिच। ये जो H था इस पे एक ही H था कार्बन पे, तो इस पे एक और लग गया तो जो गरीब था वो अमीर हो गया। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है आपको। हाँ, एक और एग्जांपल दिया है। ओके। और ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि मैं अब आपको रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन बताना चाहती हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन का क्या रोल है। ये कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको ये रिएक्टेंट दिया है और HBr दिया है, अब आपको इसमें एडिशन रिएक्शन दिखानी है। ऑब्वियस है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट और HBr साथ में दे दिया है तो इसमें एडिशन होगा। अब एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में देखिए पहला नोटिस कर लीजिए, हमें कोई भी पर ऑक्साइड AiBn कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो हमारे HBr को ब्रेक डाउन कर दे रेडिकल में। तो जब रेडिकल जनरेशन नहीं हो रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। मतलब अब हमें फ्री रेडिकल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन दी है। तो नॉर्मल रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं, आपका HBr ब्रेक डाउन हुआ, H प्लस और Br माइनस बन गया। ठीक है। अब क्या है, इसमें H प्लस कनेक्ट होगा हमारा और इस टाइप से कनेक्ट होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड ने इस पे अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल पे, और अटैक करने के बाद यहाँ पे जुड़ेगा अगर H तो यहाँ बनेगा, अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ बनेगा। तो ये तो 1 डिग्री है तो यहाँ पे नहीं बनना है, 2 डिग्री है तो यहाँ पे बनेगा। मतलब ये देखिए आप यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री वाला नहीं बनेगा, इसको छोड़ दो। 2 डिग्री बन गया। लेकिन अभी ये यहाँ तक नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, कि अगर आप ये जो H है ये हाइड्राइड मतलब H माइनस के रूप में यहाँ शिफ्ट हो जाए, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो जाए, दिस इज 1 to हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ जनरेट हो जाएगा प्लस चार्ज। तो जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था वो अब कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। किसमें, देखिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बोकैटायन से 1 2 3 R ग्रुप लगे हुए हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये आप देख रहे हो किस टाइप से रीअरेंजमेंट ऑफ द 1 to हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है अगर हमें लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल बन रहा है। और मैंने आपको पहले बताया, फिर भी बता रही हूँ कि अब जो ये काउंटर एनाइन जुड़ेगा वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से जुड़ेगा, पिछला वाला कार्बोकैटायन छोड़ दो। तो यहाँ से आके हमारा Br यहाँ पे कनेक्ट हो गया और दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट।
तो अगर आप बिना रीअरेंजमेंट करके इसको सीधा ट्रिक लगा देते कि हाँ पुअर बिकम्स पुअर कर देते हैं, तो आप केवल यहाँ पे लगा के चले आते, पुअर बिकम्स पुअर कर देते हैं, तो आप यहाँ पे बी आर लगा के चले आते, क्योंकि ये पुअर था और इस पे बी आर लगेगा, जो रिच था उस पे एच लग जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। देखो सी एच थ्री एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, मतलब ये पुअर था तो यहाँ पे बी आर लग जाता, ये रिच था तो यहाँ पे एच लग जाता, लेकिन ये आपका गलत हो जाता, दिस इज नॉट करेक्ट प्रोडक्ट। बल्कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसलिए हमेशा मैकेनिज्म के थ्रू जाना। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, वो क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट पूछ ले तब भी तुम्हें एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है, वो मार्कोनिकॉफ रूल पूछ ले तब भी एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। तो एक आध रिएक्शन तो दिमाग में रखनी पड़ेगी, एक आध रिएक्टेंट तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना, जिससे कि आप एच बी आर का एडिशन करा सको। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पे लगा है बी और यहाँ पे एच है, ये मेजर प्रोडक्ट है। नाउ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैं इसमें डिटेल में नहीं गई हूँ, क्योंकि आपके में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। मैंने केवल आपको एग्जांपल दे दिया है, मैं मैकेनिक्स पार्ट में इसमें नहीं गई हूँ। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन क्या होता है कि हाइड्रा का ऐड होना है, हाइड्रा होता है वाटर। हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें H2O ऐड करना है, तो इसमें अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में। मान लो अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट ही बनेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट आपका जो अभी जस्ट हम बना के आए हैं, बस हमने वहां पे क्या कर दिया था, हमने वहां पे एच वी आर ऐड किया था, रिएक्टेंट तो यही था, एच वी आर ऐड किया था। यहाँ पे हमें H2O ऐड करना है, तो जुड़ने वाला बी आर नहीं बल्कि ओ एच और एच है। ठीक है, तो ये आप देखो जरा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कराओ इसमें। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पुअर बिकम्स पुअर, मतलब जो कम है उस पे नहीं जुड़ेगा, जिस पे ज्यादा है उस पे जुड़ेगा। तो देखो इस पे एच, इस पे एच, इस पे एच, तो इस पे कम एच है, ठीक है, तो ये पुअर है तो इस पे एच नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3। देखो CH3 हो गया, मैं कलर बदल लेती हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। देखो ये प्रोडक्ट बन गया, दिस इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। दूसरा, अगर आपको दे दे कंडीशन HgOAc का ट्वाइस H2O NaBH4, जिसे हम मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहते हैं, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि इसमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, बट अरेंजमेंट नहीं होगा। कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है तो उसका रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इसमें ना करा के केवल मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही इसमें बना देना है। ठीक है, इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हुआ है पहले वाले में, मैं कलर बदल के आपको बताती हूँ। आइडियली यहाँ OH लगना चाहिए था, डबल बॉन्ड यहाँ था, लेकिन यहाँ नहीं लग के इधर हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ और यहाँ OH लगा है। जस्ट पहले करा के आई हूँ मैं, इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये क्या है, अगर आपको कंडीशन में BH3 दे दिया है और H2O2 दिया है, इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म में सारे सारे के सारे स्टेप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ बनता है, और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो आपका जो पुअर है, ये वाला पोर्शन पुअर था ना, तो इसको दे दो, क्योंकि इस केस में जो पुअर है वो रिच हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया एडिशन रिएक्शन खत्म। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अलग से आपके सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के नाम से लिखा गया है आपके सिलेबस में इसको। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इपॉक्साइड क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो रिंग होता है, दिस इज इपॉक्साइड। ठीक है, और हम इसमें सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड पे फोकस करेंगे, तब हम देखेंगे कि रिंग ओपनिंग किस टाइप से होती है। देखिए, हम जानते हैं कि 3 मेंबर्ड रिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, इजीली ओपन हो जाती है। तो ये इपॉक्साइड जो है इनकी रिंग ओपनिंग भी इजीली हो जाती है, लेकिन थोड़ी स्पेशल रिंग ओपनिंग होती है। मतलब अगर कंडीशन बदल जाए तो इनके प्रोडक्ट भी बदल जाते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि मान लो अगर हम बेस कैटेलाइज रिंग ओपनिंग करें, मतलब हम रिंग ओपनिंग के लिए जो कंडीशन यूज करें वो बेस करें, तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम एसिड यूज करें तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें दो कंडीशन अराइज हो जाती हैं, बेस कैटेलाइज और एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत बार, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली बोला हुआ है, क्लियरली बोला हुआ है इस टॉपिक को। ठीक है, और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, अच्छा आंसर आप लिख सकते हो इस पे। बेस कैटेलाइजिंग ओपनिंग के लिए हमने मान लो एक सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड लिया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नॉन सब्स्टिट्यूटेड लोगे तो कहीं पे भी अटैक करा दो ना, इसमें तो दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कहीं से भी ओपन करवा दो, दोनों ओपन के लिए फ्री हैं। लेकिन अगर हमें देखना पड़ेगा क्या डिफरेंस है, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड लेना पड़ेगा। तो हम एक इपॉक्साइड लेते हैं जिसका ये पोर्शन हमने सब्स्टिट्यूटेड किया और ये पोर्शन नॉन सब्स्टिट्यूटेड किया। ठीक है, तो अब बेस हम ले रहे हैं, तो नॉर्मल बेस जब ले रहे हो तो बेस जब अटैक करेगा, बेस तो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जब अटैक करेगा तो ये कोशिश करेगा कि ऐसी साइड से अटैक करे, दो साइड में ऐसी साइड से अटैक करे जहां पे इसे कोई हिंड्रेंस नहीं मिले। क्योंकि जो भी CH3 R ग्रुप है उनमें भी तो बॉन्ड बॉन्ड है, और बॉन्ड में तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ भी तो वो क्लैशेस करेंगे ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेस हिंड्रेड साइड से। किधर से अटैक करेगा? लेस हिंड्रेड साइड से, जहां पे हिंड्रेंस नहीं हो। तो हिंड्रेंस किस पोजीशन पे नहीं है? इस पोजीशन पे नहीं है। तो यहाँ देखो क्या हुआ आपका, न्यूक्लियोफाइल OCH3 ने अटैक किया, और अटैक करने के बाद मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। CH3 CH3 और OCH3 माइनस को करना है अटैक। तो इसने किया इस साइड पे अटैक, और ये रिंग हो गई ओपन। ये रिंग ओपन हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कार्बन था, ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे O माइनस बन गया, ये दो CH3 इस पे लगे हुए थे, और यहाँ पे जो कार्बन है CH2 उससे आके लग गया OCH3। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है, और ये आपका क्या है, इस OCH3 H से क्या ले लेगा यहाँ पे प्रोटॉन, और यहाँ पे ये प्रोटोनेट हो गया, OH बन गया। ये देखिए इपॉक्साइड खुल के यहाँ पे OH बन गया। ठीक है ना। नेक्स्ट केस अराइज होता है कि अगर हमें कोई एसिडिक कंडीशन दे दी जाए, एसिडिक कंडीशन अगर है तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर हमें कोई भी एसिड दिया है पहले, तो एसिड क्या करेगा, इस इपॉक्साइड रिंग के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये प्रोटोनेट करके इसने ये बना दिया। अब ये पहले स्टेप में ही अभी अभी अटैक नहीं किया है न्यूक्लियोफाइल ने, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया, उससे पहले ही ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया। और प्रोटोनेट होने की वजह से ये क्या करेगा, ऐसे साइड, दो ऑप्शन है ना लेफ्ट राइट, तो ऐसे साइड को ब्रेक करना चाहेगा जहां से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब न्यूट्रलाइज करे तो जो कार्बन जिससे कनेक्ट है वो उस पर जब पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने लगे। तो यहाँ से अगर ये टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बनना शुरू हो जाएगा एक टाइप से। और हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो 1 डिग्री बनेगा, कोई मतलब ही नहीं है, लेस स्टेबल है, बनेगा ही क्यों, है ना। और यहाँ बनेगा तो मोर स्टेबल है, 3 डिग्री है तो आसानी से बनेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जब टूटेगा तो देखो यहाँ पे OH बन गया, क्योंकि यहाँ पे देखो OH बन गया, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल OCH3H ने अटैक करके वहां पे OCH3 रह गया, H निकल गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, इसमें कुछ भी बहुत टफ काम नहीं है। एक एग्जांपल मैंने और ले लिया है इसमें, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। ये एग्जांपल लेते हैं, ये इपॉक्साइड है, और एज यूजुअल इसमें भी दो कंडीशन है। ये ऑक्सीजन का, पेन क्यों नहीं चल रहा, ओके, ये ऑक्सीजन है, या तो ये बॉन्ड टूटे या तो ये बॉन्ड टूटे। अब कंडीशन कैसी है, हमने दे दिया है H प्लस, मतलब एसिडिक कंडीशन दे दी है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अटैक, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड रिंग ओपनिंग होगी। और ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा CH3 लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो क्लियरली H2O कहाँ यहाँ अटैक किया और इधर से इसको खोलना चालू किया। ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ, और H2O ने अटैक करके इसको ओपन कर दिया। ये आप देखो, मैं क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, तो अगर ये मान लो एबव द प्लेन है O, तो जब ये रिंग ओपनिंग होगी तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब प्रोडक्ट बनता है ट्रांस।
ट्रांस मतलब मान लो किसी भी प्लेन के ऊपर अगर ओपन होके O माइनस आ रहा है, मतलब OH अगर ऊपर आ रहा है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा दूसरे वाले पे, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, क्लैशेस ना हो। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि रिंग ओपनिंग जो होगी वो ट्रांस प्रोडक्ट देगी। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे इसकी और इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है वो ट्रांस है। तो ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हैं, नॉट लास्ट टॉपिक आई थिंक, डी सेल्डर रिएक्शन के बाद हमें दो ड्रग सिंथेसिस और पढ़ने हैं, बस फिर ये खत्म हो जाएगा। ज्यादा स्लाइड नहीं बची है, इसमें 5 ही स्लाइड बची हुई है। क्या होती है डील सेल्डर रिएक्शन? सबसे पहली बात, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, अलग से उठा के रख दिया है। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग फिर भी कनेक्टेड टॉपिक था क्योंकि हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे। बट डी सेल्डर रिएक्शन ये फोटोकेमिस्ट्री में आता है, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में आता है, पर इसमें सिलेबस में डाल दिया है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको अलग से इसको समझना पड़ेगा। अभी हम जितना पीछे पढ़ के आए हैं वो आपको इसमें एज सच कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको एक आइसोलेट टॉपिक की तरह ही देखेंगे, उसी हिसाब से आप इसको समझिए। ठीक है, जितना थोड़ा बैक इसकी हिस्ट्री में जा सकेंगे उतना देखेंगे, अदरवाइज टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है क्लियरली उन्होंने कि डेल सेडर रिएक्शन आपको करनी है। ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ी, लेकिन साइक्लो एडिशन रिएक्शन अभी आपने नहीं पढ़ी। तो ये एक टाइप की एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे इस टाइप से ये कनेक्ट अगर होके एक साइकिल बना लेता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। 4+2 क्यों बोला, अभी मैं बताऊंगी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसको क्यों कह रहे हैं। इसमें एक रिएक्टेंट आपका होता है डाईईन, डाई माने दो, ईन माने डबल बॉन्ड, तो ये देखो डाईईन है। और एक रिएक्शन है डाईइनोफाइल, मतलब जिससे डाईन कनेक्ट होगी वो आपका डाईइनोफाइल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 4+2 है, तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है यहाँ पे, और इसमें 1 2 कार्बन है, और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो एक टोटल 6 कार्बन वाली रिंग बना देंगे। ठीक है, तो ये देखो ट्रांजिशन स्टेट है, और ये साइक्लोहेक्सिन यहाँ पे बन गई जो 6 कार्बन वाली है। तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसको कहते हैं, जिसमें एक होता है डाईईन और एक होता है डाईइनोफाइल। ठीक है, ये बिल्कुल सिंगल कंसंट्रेटेड स्टेप है, मतलब एक ही स्टेप में सब कुछ होने लगेगा। यहाँ बॉन्ड टूटेगा, वहां बॉन्ड बनेगा, कनेक्ट होना चालू हो जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फाइनल प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने एक डाईन ली है, डाईन है, आप देखो 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो डाईन हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक डाईइनोफाइल लिया है, देखिए ये डबल बॉन्ड है ना 2 कार्बन वाला, तो डाईइनोफाइल, अब इससे जुड़ा क्या है उसका आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्या कनेक्ट है वो आप एज इट रख लीजिए, आपका फोकस बस इस पे होना चाहिए। ठीक है, नाउ कनेक्ट कर दो, ये यहाँ से कनेक्ट होना चालू हो जाएगा, इस कार्बन से कनेक्ट होना चालू हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटना चालू होगा, ये टूटेगा, यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा, ये टूटना चालू होगा। देखिए जब ये टूटेगा यहाँ पर नया बनेगा, ये टूटेगा तभी तो ये बनेगा, और फिर ये टूटेगा तब ये बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, जहाँ पे डबल था वहाँ सिंगल होने की कोशिश हो रहा है, जहाँ सिंगल है वहाँ डबल होने की कोशिश हो रहा है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बनने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनी है ना। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ये दो सिंगल बॉन्ड C1 और C6 पे एक, C4 और C5 पे एक, ये दो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बने, C3 और C4 का डबल बॉन्ड टूटा, C2 और C1 का डबल बॉन्ड टूटा, C2 और C3 का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। आप ये देखो, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है, 6 मेंबर रिंग आप क्लियरली देख सकते हो। अब एक चीज और आई है इसमें 6 मेंबर रिंग के अलावा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जरूर याद रखना, यहाँ के डबल बॉन्ड टूट गए हैं, जो पहले थे ये डबल बॉन्ड टूटे हैं, और ये डबल बॉन्ड बना है, और ये डबल बॉन्ड भी टूट गया है। किस टाइप से टूटा है आप क्लियरली देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। ठीक है, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। इसको ब्रेक होना है, ये ब्रेक हुआ, यहाँ बनना शुरू हुआ, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे बनना शुरू हुआ, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे बनना शुरू हुआ। तो जो ब्रेक हुए उन्हें गायब कर दो, ये तीनों ब्रेक हो गए, और जो नहीं था वो बन गया।
ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे किस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है। डी सेल्डर रिएक्शन है, दिस इज डी सेल्डर प्रोडक्ट। ठीक। अब क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कौन कौन जो डाइईन है या डाइनोफाइल है वो डी सेल्डर रिएक्शन अच्छा देगा, या क्या कंडीशन है डी सेल्डर रिएक्शन की। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो डाइईन और डाइनोफाइल दोनों का फेस जो है ना फेस टू फेस होना चाहिए। मतलब ये डबल बॉन्ड का डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए। मतलब हम ये कहें तो ये डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए, सिस ही होने चाहिए। अगर ये डबल बॉन्ड ट्रांस होंगे तो उस टाइप से ट्रांजिशन स्टेट बन ही नहीं पाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे यहाँ से मूव करके दूसरे पे अट्रैक्ट करके 6 मेंबर रिंग बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो जो डबल बॉन्ड है, जो डाइईन है, वो आपकी सिस होनी चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं। ये जो डाइईन है ये तो ट्रांस है, ये आपकी सिस है, और ये आपकी ट्रांस है। तो इसमें तो नहीं बनना चाहिए डी सेल्डर रिएक्शन, पर इसमें बन जाता है। अरे भाई कैसे बन जाता है, अजीब दिक्कत है। ये जो सिंगल बॉन्ड है, सीसी सिंगल बॉन्ड, इसके थ्रू यहाँ रोटेशन हो जाता है, और रोटेशन होने के बाद ये ट्रांस कन्वर्ट हो जाता है सिस कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये सिस बन गया तो ये सिंपल क्या करेगा, यहाँ पे डी सेल्डर रिएक्शन दे देगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी कि अगर ये ट्रांस सिस बन ही ना पाए। और ये ट्रांस सिस कब नहीं बन पाएगा, अगर इसका इस शीशे के अराउंड जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। और वो कब रेस्ट्रिक्ट होगा, अगर आप ऐसा क्लोज सिस्टम लेंगे। अगर ये रिंग है ऐसी, मान लो अगर ये ऐसी होती, अगर ये ऐसा होता तो ये सिस ही है, ये पोर्शन को ऊपर उठा देते ये कनेक्ट हो जाता। लेकिन अगर ये ऐसा है तो ये ट्रांस है और ये सिस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये डी सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड ये डी सेल्डर देगा, वो भी फास्ट देगा। तो पहली कंडीशन समझ में आई, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट देख लेते हैं, कुछ नहीं है प्रोडक्ट में, बस इनको जोड़ देना है, और डबल बॉन्ड जो बने थे उनको हटा के बस जहाँ सिंगल है वहां डबल कर देना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री भी चेंज नहीं होती है। ये दोनों CH3 सेम साइड है, देखो दोनों सिस पे दोनों सेम चले गए अब द प्लेन। ये अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, पहले से ट्रांस है, तो ये दोनों अपोजिट चले गए, ट्रांस हो गए। कुछ नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक की दूसरे की इंटरेक्ट करके 6 मेंबर रिंग बना रही है, तो ग्रुप जैसे प्रेजेंट है वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे दोनों ग्रुप सिस प्रेजेंट थे तो सिस ही है, दोनों ग्रुप ट्रांस प्रेजेंट थे तो देखो ट्रांस है। एक ये है, एक ये है, ठीक है, ओके। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। द रीजन इज सेकेंडरी इंटरेक्शन। अब ये सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर कोई पूछे कि ये बताइए कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो पहला आपने देखा कि आपका जो डाइईन है उससे सोना चाहिए, ये आपने पता किया। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंडो प्रोडक्ट बनता है। इंडो, दो टर्म होते हैं, इंडो और एक्सो। एक्सो मतलब ग्रुप जब बाहर साइड आ जाएं, और इंडो मतलब ग्रुप जब अंदर साइड जाएं। तीसरा, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे, ऑर्थो पैरा। अब जरा एक बार देख लेते हैं, दोनों सेंटेंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। इंडो सेलेक्टिविटी, इंडो प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर आ जाता है लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, मैंने इसको क्यों डाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपके हैं, और ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है कि प्रोडक्ट इंडो बनता है या एक्सो। इंडो बनता है ड्यू टू सेकेंडरी इंटरेक्शन। ये सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या होता है कि जब हमारे डाइईन के साथ, ये हमारे डाइईन है, हमारा डाइनोफाइल जब इंटरेक्ट करता है, तो जो उसके ग्रुप हैं वो अंदर साइड शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो बॉन्ड इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो है ये भी इंटरेक्ट करने लगते हैं। इस वजह से ये अंदर साइड उसको स्टेबलाइज करते हैं और इंडो प्रोडक्ट को देते हैं। ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, ये दो एग्जांपल देखो। ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट, आपको ये डाइईन दिया है, ये डाइनोफाइल दिया है। अब डाइईन और डाइनोफाइल का आप जब कनेक्शन करोगे तो ये इससे जुड़ गया, ठीक है। जब ये इससे जुड़ गया और ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये ग्रुप तो जहाँ थे वहीं रह गए ना, ग्रुप तो कहीं जाएगी नहीं। तो ये कैसा है, दो ग्रुप एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पे हैं, दिस इज ऑर्थो, ठीक है। नाउ इस वाले को देखो एक बार, एक मिनट,
इस वाले को देखो, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ आया और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ गया। ठीक ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ गया और इससे इसने कनेक्ट होने की कोशिश की, तो ये इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ गया। तो ये कार्बन से जब ये कार्बन जुड़ा, ओके, ये यहाँ गया, ये टूट गया, ये कनेक्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप कहाँ है, ये कार्बन ये है और ये कार्बन ये है, तो ये ग्रुप उसके आगे वाले कार्बन से लगा था। तो पोजीशन देखो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो प्रोडक्ट कैसा बन गया, पैरा। तो ये क्लियर है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है कि दो ग्रुप हैं और ऑलरेडी आपको देखना है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो आप ये इधर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से लॉन पेयर आया, इंटरप्शन करते 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 अटैक करके जुड़ गया, जुड़ गया, तो यहाँ पे ऑर्थो बन गया, यहाँ पे पैरा बन गया। ऑब्जेक्टिव में अगर वो पूछ ले तो ऑब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट था वो मेरी तरफ से खत्म हो गया। बस अब केवल दो टॉपिक एस्पिरिन और पैरासीटामोल सिंथेसिस बची है, ठीक है, क्योंकि ड्रग सिंथेसिस है। एस्पिरिन इस बार पेपर में आई थी और एस्पिरिन फिर से आ सकती है। मेनली जो ड्रग्स हैं वो एस्पिरिन और पैरासीटामोल ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ड्रग सिंथेसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एस्पिरिन सिंथेसिस। एस्पिरिन सिंथेसिस आपने लैब में भी की होगी अपने एक्सपेरिमेंट के टाइप पे, ठीक है। तो एस्पिरिन सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट है वो है आपका सैलिसिलिक एसिड। आप सैलिसिलिक एसिड लेते हैं और उसमें डालते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर आपकी लैब में एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट नहीं होता है तो आप इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड से भी कराते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड से भी कराते हैं, CH3COOH, और आप इसमें डालते हैं H2SO4। H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मतलब H2O को रिमूव करता है। तो वो क्या करेगा, इसके दो मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल में से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो जरा आप इसके दो मॉलिक्यूल में से H2O निकालो, निकाल दो H2O। ये आपने इसमें से H2O निकाला, तो ये यहाँ पे कैसे कनेक्ट हो गए, एसिडिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। आप क्लियरली देख सकते हो, इस ऑक्सीजन ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी ये हो जाता है। बाकी आप यहाँ पे देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड आप क्या लेंगे, सैलिसिलिक एसिड लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, H2SO4 होगा। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो ये OH है ये एसाइलेटेड हो जाता है, और एसाइलेटेड मतलब COCH3 इससे जुड़ गया, ठीक है। यही आपका एस्पिरिन होता है, जिसे आप जो है एज ए ड्रग यूज करते हैं। कैसे प्रोसेस हुआ, स्टेप 1 में क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है और एसिडिक कंडीशन आपको दी है। वो क्या करेगा, इसका जो ये कार्बोनिल है इसको प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करने से क्या होगा कि जो भी आपका दूसरा वाला रिएक्टेंट है आपका सैलिसिलिक एसिड, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब मतलब आपने इस कार्बन को इस टाइप से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा दिया बाय प्रोटोनेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन, कि अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब सैलिसिलिक एसिड में तो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एसिड और अल्कोहल। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है इसके पास जो लॉन पेयर है यही गुड न्यूक्लियोफाइल है। आपका एसिड जो है वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है, आपका OH जो है वही अटैक करेगा। तो ये OH यहाँ अटैक किया और वापस से इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल के इस टाइप से आपका जो OH है वो एसाइलेटेड हो गया। तो दिस एसाइलेटेड कंपाउंड इज आपका एस्पिरिन है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है एस्पिरिन के, पहला एप्लीकेशन पता ही है आपको, दिस इज ए, एक मिनट, ओके। सो दिस इज यूज एज एनर्जेटिक, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट पेन में आप इसका यूज कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट भी है, और अगर इसे ब्लड थिनर की तरह भी काम करते हैं। ब्लड थिनर मतलब अगर जैसे किसी को अटैक पड़ने की पॉसिबिलिटी है तो डॉक्टर उनको लो डोज एस्पिरिन डेली बेसिस पे देते हैं, जिससे उनका जो ब्लड है वो पतला रहे और मतलब ब्लड जमे नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट एंटी प्लेटलेट ड्रग भी है ये, ठीक है। तो ये सारे एस्पिरिन के एप्लीकेशन है। द लास्ट ड्रग इज पैरासीटामोल, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी एसाइलेशन नहीं होना है, पर अब इसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं है, बस इसमें आपका रिएक्टेंट बदल गया, वो है पैरा अमीनोफिनॉल। क्या है, पैरा
अमीनो फिनोल, दिस इज फिनोल, दिस इज फिनोल, फिनोल अगर आपको याद है तो दिस इज फिनोल, राइट। बस पैरा पोजीशन पे NH2 लगा दो, दिस इज पैरा अमीनो फिनोल। इसमें भी आपको एस्टिक एनहाइड्राइड ही लेना है। और इसमें अब कौन सा ग्रुप, इसमें दो ग्रुप है, OH और NH2, कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? अगर हम बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, देन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, वो अटैक तो जल्दी नहीं करेगा। इस केस में तो फिर नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर भी है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये NH2 वाला पोर्शन इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और यहाँ पे ये NH2 वाला NH ही इसमें एसाइलेटेड हो जाएगा। सो दिस इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का यूज तो सबको पता ही है, दिस यूज एज ए एंटीपायरेटिक ड्रग, मतलब टू रिड्यूस फीवर, और एनाल्जेसिक भी है, मतलब ये भी पेन में यूज करते हैं, मतलब जब बॉडी पेन हो या फीवर हो तो पैरासीटामोल से ही दोनों का काम हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट यूनिट 6। यूनिट 6 मेरी तरफ से खत्म। ठीक है, जितना कवर हो सकता था मैंने करा दिया, दोनों पार्ट्स कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।